हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाई बिल्डिंग कोलैप्स। जी हाँ, बहुत ही बार ये आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं, बहुत लोग उसमें मर जाते हैं। तो पर उसका रीज़न क्या है, बेसिकली बिल्डिंग कोलैप्स होती क्यों है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कहाँ पे आर्किटेक्ट का रोल प्ले करता है एक पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसका रोल क्या होता है आर्किटेक्ट का। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो जो बिल्डिंग कोलैप्स होती है, बेसिकली उसके 5 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है वीक फाउंडेशन। वीक फाउंडेशन के अब कई रीज़न हो सकते हैं। पहले जो होता है, फाउंडेशन जो होती है हमारी, वो डिपेंड करती है सॉइल कैपेसिटी पे। सॉइल का टेस्ट होता है, उसमें फिर सॉइल की कैपेसिटी निकाली जाती है कि कितनी उसकी बेरिंग कैपेसिटी है। फिर कैलकुलेट होता है जो हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उस सॉइल पे, उसका लोड कितना आएगा। सारे लोड कैलकुलेट किए जाते हैं, लाइव लोड और डेड लोड। और उसके बाद उसमें कैलकुलेशन के बाद हमें पता लगता है कि कितना लोड बिल्डिंग पर आएगा। उस हिसाब से डिसाइड होती है कि हम कौन सी फाउंडेशन डालेंगे। डिफरेंट तरीके की फाउंडेशन होती हैं, वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में समझाऊंगा। तो अब जो हमारी बात आती है फाउंडेशन की, फाउंडेशन कैसे वीक होती है, या तो हमने मटेरियल उसमें हल्का लगाया हो, या कई बार क्या होता है ड्राइंग जो हमें प्रोवाइड की जाती है इंजीनियर्स के द्वारा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के द्वारा, तो हम उस जो लोग होते हैं कई बार पैसे बचाने के चक्कर में उसमें घटिया क्वालिटी का सामान यूज कर लेते हैं, या जो रेशियो होते हैं, जो स्टैंडर्ड रेशियोज होते हैं, उन रेशियोज को ना यूज करते हुए उसकी क्वांटिटी डबल कर देते हैं। तो वहां पे जो है हमारी फाउंडेशन वीक पड़ जाती है। वीक पड़ने का मतलब है जैसे जैसे लोड बढ़ेगा बिल्डिंग पे हमारा, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को नहीं बेयर कर पाएगी और हमारी फाउंडेशन जो है वो टूट जाएंगी। उस वजह से क्या रीजन होता है, हमारी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। वो दूसरा पॉइंट हमारा है चीप बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड दिया जाता है कि ये मटेरियल यूज होगा, कितनी क्वांटिटी में यूज होगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उस क्वांटिटी को ही उतना ही यूज करें जितना हमारे को लिखा हुआ है। हमें उसका रेशियो भी वही रखना चाहिए जो गिवन होता है। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि सामान बचाने के लिए या पैसा कम लगाने के चक्कर में क्वांटिटी को हल्का कर देते हैं और रेशियो भी बढ़ा देते हैं। उससे होता कुछ नहीं है कि पहले तो स्टार्टिंग में इतना नहीं, काम सारा हो गया, सब अच्छा है, पर बाद में दिक्कत देते हैं, क्रैक्स आने लग जाते हैं। वो जैसे प्लास्टर है, हल्का किया तो वो झड़ना शुरू कर देता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बिल्डिंग मटेरियल में। अगर हम हल्के रीइंफोर्समेंट यूज करेंगे, जितनी गिवन है उससे कम साइजेस की यूज करेंगे, तो हमारी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि बिल्डिंग हमारी कोलैप्स हो जाती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है अनस्किल्ड लेबर। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें स्किल्ड लेबर ही लेनी है जिसे सारे काम के बारे में नॉलेज हो। क्योंकि अगर एक बार आप साइट पे अनस्किल्ड लेबर ले आए तो आपका काम तो कुछ होगा नहीं, काम सारा खराब ही होता जाएगा। क्योंकि उन्हें किसी काम की नॉलेज तो नहीं होती है, नहीं पता होते हैं कि किस मिक्सचर को कितने प्रॉपरली रेशियो में मिक्स करना है। वो सब काम खराब कर देते हैं, रेशियो भी खराब करते हैं, और आपके प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम होती है। सो ऑलवेज प्रिफर कि आप अपने जब भी किसी प्रोजेक्ट को लें तो स्किल्ड लेबर लें, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है स्मूथली हो, सारा जो आपका प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे और कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है स्किपिंग द स्ट्रेंथ टेस्ट। जी हाँ, स्ट्रेंथ टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है हमारी बिल्डिंग के लिए, हमारी बिल्डिंग का और हमारे जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका भी। जैसे कि हम बात करते हैं कंक्रीट की, तो उसका स्लम टेस्ट होता है। जब स्लैब डलती हैं तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये टेस्ट जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स के हो रहे हैं, ये जो कंक्रीट के जो हमारे वो कॉलम्स बनते हैं उनका बाद में टेस्ट होता है, मटेरियल किस रेशियो में लिया गया है, वो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए और वो टेस्ट हमें बिल्डिंग के ज़रूर कराने चाहिए। उससे हमें पता लगता है कि हमारी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हुई है वो सारे सही प्रॉपर रेशियो में हुई है, या सारा प्रॉपर मटेरियल यूज़ किया गया है हमारी बिल्डिंग में या नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग इसे स्किप कर देते हैं, या जिन्हें नहीं पता होता वो कराते ही नहीं है, और कॉन्ट्रैक्टर भी आसानी से गलत काम करके बच जाते हैं। पर ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे मटेरियल का और जो हमारा मटेरियल यूज हुआ है उसका टेस्ट होना जरूरी है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है अनएक्सपेक्टेड लोड इन अ बिल्डिंग। बेसिकली जब लोड की अमाउंट बढ़ जाती है हमारी बिल्डिंग में तो वो बहुत बड़ा रीजन बन जाता है बिल्डिंग कोलैप्स का। अब जैसे कि हम बात करते हैं बिल्डिंग का लोड कैसे बढ़ जाता है, जैसे कई बार बिल्डिंग का पर्पस चेंज कर दिया जाए।
बिल्डिंग बनी रेजिडेंशियल हो, उसको अगर होटल पर्पस में यूज कर दिया जाए, उसके कॉलम हमने घर के हिसाब से बनाए हो और प्रोसेस उसमें सारा होटल वाला चल रहा है, तो एक वो रीजन हो जाता है कई बारी कि बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। जब लोड की अमाउंट आपके बेरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो आपकी स्लैब जो है या उसमें बेंड आ जाता है या फिर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। यही सारे फैक्टर हैं जो 5 मेन फैक्टर हैं जो आपकी बिल्डिंग पे इफेक्ट करते हैं कोलैप्स करने के लिए। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एक लाइव एग्जांपल मैंने अपने कॉलेज टाइम में किया था। ग्रेटर नोएडा में एक विलेज है शाबेरी। वहाँ पे 2 बिल्डिंग थी 4 स्टोरी, जिसमें एक बेसमेंट भी था, तो वो कोलैप्स कर गई थी। तो मैं और मेरी टीम हम लोग एक्चुअल साइट पे गए थे। हम लोगों ने पूरी साइट विजिट करी थी और हमने उसके रिपोर्ट बनाई थी कि क्या इशू था कि बिल्डिंग कोलैप्स हुई। तो जो रिपोर्ट थी और हमें नेबर से पता लगा कि सबसे पहली बात तो ये थी कि उनके यहाँ लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने उस बिल्डिंग में एक एक फ्लोर में 100 जने ठहराए हुए थे। तो सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब हमें पता नहीं लगता है कि कब हमारी बिल्डिंग पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है। और जो बात होती है, बात करी तो हमें पता लगा कि जो उसके बेसमेंट था, उसके बेसमेंट में एक तो वाटर लॉगिंग हो रखी थी। उस वजह से क्या हुआ, सारी दीवारों में सीलन आने लगी, मटेरियल की स्ट्रेंथ वीक होने लगी। और वहाँ पे जो हमारा रीइंफोर्समेंट था, जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हैं, रीइंफोर्समेंट जो था ये सारा एक साथ श्रिंक हो गया है। इसका मेन रीजन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट जो आपके कॉलम ब्रेक कर जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने प्रोवाइड किया होगा रेशियो या जो भी साइजेस प्रोवाइड किए होंगे रीइंफोर्समेंट के, वो यूज नहीं किए। उससे कम डायमीटर के इन्होंने रीइंफोर्समेंट यूज कर ली। ऊपर से फिर बिल्डिंग में लोड भी ज्यादा था, पर्पस भी उसका चेंज कर दिया। और अनस्किल्ड लेबर भी सबसे बड़ा कॉज था, क्योंकि अगर उन्हें स्किल्ड होते तो उन्हें पता होता किस रेशियो में कैसे सारा प्रोसेस होना है, वो भी नहीं हुआ। इस वजह से सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। 2 बिल्डिंग्स थी, दोनों एक साथ कोलैप्स कर गई। एक पूरी फुली कंस्ट्रक्टेड थी और एक कंस्ट्रक्शन में चल रही थी। मोर देन 100 पीपल उसमें डेथ हुई उन लोगों की। अभी प्रॉपर रिपोर्ट तो उन्होंने भी नहीं बताई डिस्क्लोज की कितने, पर हमें साइट पे जाके पता लग रहा था कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दोनों बिल्डिंग एकदम कोलैप्स हो गई थी, बिल्कुल मिट्टी की तरह मिल गई थी। सारा रीइंफोर्समेंट इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ था। बहुत ही गलत हो जाता है ये जब ऐसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स करती है ना, क्योंकि गलती किसी और की, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में लोग हल्का मटेरियल यूज कर लेते हैं, पर इसका भुगतान किसी और को भुगतना पड़ता है। ये बहुत ही गलत हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि वाई वी नीड एन आर्किटेक्ट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हर कोई सीधा ही कोई काम करो तो सीधा के मुंह से एक ही बात निकलती है, ये काम तो हम भी करा सकते थे, इसमें तुमने क्या नया किया है। तो बेसिकली हमें आर्किटेक्ट क्यों चाहिए होता है? हमें चाहिए होती है स्पेसेस लिविंग के लिए, अपनी शॉप चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए, मीटअप के लिए और रेस्टोरेंट्स। हमें तो ये सब चीज़ें जो एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। हम लोग एक प्रोफेशनली प्रैक्टिस होते हैं, हमें लाइसेंस होता है कि हमने इस प्रैक्टिस को पूरा स्टडी किया है, कैसे पूरे प्रोसेस को करना है। तो लेट अस डू अवर वर्क। हमें पता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ होना है, किस क्वांटिटी में यूज़ होना है, कौन सी डायरेक्शन सही रहेंगी, कौन सी चीज़ें सही रहेंगी आपकी बिल्डिंग के लिए। तो डोंट जज बाय सीइंग अवर प्लान्स कि ये काम तो हम भी कर लेंगे। अब बेसिकली एक आर्किटेक्ट का रोल जो है सिर्फ डिजाइनिंग में इन्वॉल्व नहीं रहता, वो और भी चीजें जो हैं पूरी बिल्डिंग में ध्यान रखता है कि एक तो बिल्डिंग फंक्शनल होनी चाहिए, ठीक है, सेफ्टी पर्पसेस से सारी सेटिस्फाई करनी चाहिए सेफ्टी पर्पसेस को, और इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए ताकि क्लाइंट की जो बजट है उसमें भी क्लाइंट को भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े और सारे पैरामीटर्स में काम भी कंप्लीट हो जाए। तो जो आर्किटेक्ट होता है वो सिर्फ डिजाइनिंग से ही इन्वॉल्व नहीं होता, वो पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से जब किसी काम में इन्वॉल्व होता है तो वो स्टार्टिंग डिस्कशन स्टेज क्लाइंट्स के साथ, अपने प्लान्स के साथ, सारी डिस्कशन से लेकर पूरी कंस्ट्रक्शन से लेके एंड फाइनल प्रोडक्ट तक वो एक क्लाइंट के साथ रहता है। यही नहीं कि बस सिर्फ डिजाइन प्रोवाइड कर दिया और काम खत्म हो गया, बाकी सब आप कॉन्ट्रैक्टर से करा लीजिए। पर जब एक आर्किटेक्ट इन्वॉल्व होता है कंस्ट्रक्शन में तो वो सुपरवाइज भी करता है सारे काम को, कॉन्ट्रैक्टर से भी नेगोशिएट करता है सारे काम, देखता है कि सब प्रॉपर ढंग से हो रहे हैं, मटेरियल्स तो गलत नहीं हो रहा, साइट विजिट्स होती हैं आर्किटेक्ट की। बहुत एक लंबा प्रोसेस है आर्किटेक्ट का। ये कहना आसान होता है कि कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ बैठ के प्लान्स बना दिए,
ये नहीं होता। हमने 5 साल दिए हैं, कुछ पढ़ाई करी है तो कुछ तो नॉलेज हमें होगी ना, ऐसे ही नहीं कि बस बैठे और अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया। तो ये काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि बिल्डिंग के फंक्शन पे। एक आर्किटेक्ट ही है जो समझ सकता है कि एक बिल्डिंग का जो पर्पस है उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे उसको उस पर्पस के लिए बनाना है। आर्किटेक्ट में कई तरीके की स्किल्स होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल होती हैं, वर्क मैनेजिंग स्किल्स होती हैं, सुपरविजन की स्किल्स होती हैं, एंड कम्युनिकेशन की स्किल्स होती हैं क्लाइंट एंड लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो जब भी ये बात आती है कि रोल ऑफ एन आर्किटेक्ट, तो बहुत सारे रोल होते हैं जो एक आर्किटेक्ट अकेला ही पूरे इस रोल को कैटर करता है। एक आर्किटेक्ट जो होता है ना, बेसिकली एक वीक में कम से कम 80 आवर्स काम करता है, अगर उसे डेडलाइन उसको डेडलाइन से पहले काम प्रोवाइड करना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक आर्किटेक्ट के लिए इतना सारा काम करना। और फिर एंड में सुनने को क्या मिलता है, ये तो कुछ भी काम नहीं है, ये बहुत इजी है। दैट्स वाई वी नीड एन आर्किटेक्ट फॉर ए बेटर एंड सेफ बिल्डिंग एंड हाउसेस फॉर अवर सेल्फ। होता क्या है कि सब जो हैं आजकल लो रेट पे काम कर लेते हैं, इन्हें पता होता है नहीं लोगों को कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे करना होता है। बस इधर उधर से ड्राइंग्स मिल जाती हैं, देख लेते हैं और वही फिर वो आगे सबको फॉरवर्ड करते रहते हैं कि ये ऐसे कम रेट में। बेसिकली क्या होता है कि लोगों को बहुत कम रेट का हो गया है कि लो बजट में बहुत बढ़िया घर चाहिए। पर ऐसा हो नहीं पाता। अगर आपको किसी चीज़ की चाहत होती है अच्छी चीज़ बनाने की, तो उसके लिए पैसे भी अच्छे ही देने पड़ते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि हर कोई इतना ज़्यादा आपको चार्ज करता है। सब आपकी इकोनॉमी को लेके ही डिज़ाइन होता है, सारा प्रोसेस होता है। दिक्कत आती है वहाँ, आप काम तो दे देते हैं अनस्किल्ड को, वो आपके घर में काम भी कर जाता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं सब काम अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से कर गया है। दिक्कत आती है थोड़े टाइम बाद, जब वो जब असली जब सेटल होता है ना सारा मटेरियल या सब कुछ, उसके बाद दिक्कतें आनी शुरू होती हैं पूरे प्रोजेक्ट में। तब कहीं से कुछ मटेरियल गिर रहा है, कुछ कहीं से खराब हो गया है, तब उन्हें बाद में समझ में आता है कि नहीं काम गलत हो गया है। वो जो लेबर थी उसे अनस्किल्ड थी, उसे पूरा प्रोसेस नहीं पता था और गलत कर गया है वो सारा काम। आप लोग अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, तो वाई यू डोंट नीड एन आर्किटेक्ट फॉर योर बिल्डिंग and houses for construction? We as an architect, we have learned to serve the society and we have studied for the betterment of your property. Now it's your choice to choose what is right and what is wrong for betterment of your life and for your property. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं आर्किटेक्ट कपूर कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।